वेलकम टू अपनी जॉब्स अकेडमी। वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अरे बच्चों, हमारा आज का ये सेशन जो है ये वॉइसेस पर आधारित है और हम पढ़ रहे हैं वॉइसेस को। हमने कहा वॉइसेस क्या है। ये एक सेंटेंस है जिसमें एक्शन का जिक्र होता है। दो बातें मैंने कही है। वॉइसेस होने के लिए नंबर वन कंडीशन क्या है? सेंटेंस होना जरूरी है, अनिवार्य है। दूसरा, इसमें क्या होना चाहिए? एक तो सेंटेंस हो, दूसरे काम का भी इसमें जिक्र हो, तो हम ये कहेंगे ये वॉइस है। क्या है? समझ में आया? हर सेंटेंस वॉइस नहीं है। हर सेंटेंस वॉइस, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त हूं, इसमें कोई काम है? ये सेंटेंस है मगर काम, तो सेंटेंस है काम नहीं है, तो ये वॉइस। आई एम टीचिंग यू, अब ये सेंटेंस भी है, इसमें काम भी है, तो क्या बनेगा? ये वॉइस। समझ गए? मैं दोबारा दिखा रहा हूं यहां पे। आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका क्या हूं? हम आपके दोस्त है। ये सेंटेंस है ना? बोलो बेटा, सेंटेंस है, लेकिन इसमें एक्शन है, काम है, इसमें कोई काम की बात है इसमें, तो ये हमारा क्या बनेगा? बोलो बेटा, क्या बनेगा? ये वॉइस नहीं बनेगा। दिस इज नॉट वॉइस। अब दूसरी बात, हमारे पास, मैं कहूंगा आई एम टीचिंग ग्रामर, आई एम टीचिंग। अब ये क्या है? इसमें सेंटेंस भी है, और तो जब सेंटेंस और एक्शन दोनों है तो ये क्या बनेगा? समझ गए? समझ गए बेटा? जिन जिन बच्चों ने ये ऑलरेडी पढ़ा है, मेहरबानी करके आप ये वाली क्लास जो है वो अब स्किप किया करें, क्योंकि बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस जो नए बच्चे हैं उनको मौका नहीं मिल रहा है। ठीक है, मेरी अनाउंसमेंट एक ही बार होगी, बाद में आप खुद समझिएगा। आई एम योर फ्रेंड, आई एम टीचिंग ग्रामर। तीसरी बात, डू यू वर्क एट होम? बेटा ये क्या है? एक सेकेंड, ये सेंटेंस कौन सा है? बोलो बेटा, कौन सा है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें क्वेश्चन है। क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें आपसे सवाल पूछा जाता है। क्या पूछा है? इस पे क्या पूछा गया है? डू यू वर्क एट होम, क्या आप घर पे काम करते हैं? तो ये सवाल है या जवाब है? आपसे पूछा जा रहा है क्या आप घर पे काम करते हैं। समझ गए? इंटरोगेटिव सेंटेंस से अब ये देखेंगे ये वॉइस है या, पहले एक बार बताओ, सेंटेंस है ना? हाँ है। इसमें काम के बारे में बात है, इसमें एक्शन है ना, तो क्या ये वॉइस है? हाँ ये वॉइस। आई समझ? अब ये वॉइस है मगर इट इज इंटरोगेटिव वॉइस। क्या है ये? अच्छा, ऊपर जो मैंने ये दिया है ये सेंटेंस कौन सा है? असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? वो सेंटेंस जिसमें इंफॉर्मेशन दी जाए। क्या दी जाए? बोलो बेटा। जिसमें आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए,
जिसमें आप तक इंफॉर्मेशन, वो आपका बनता है असर्टिव सेंटेंस। क्या बनता है? समझ गए बेटा? असर्टिव सेंटेंस और है इंटरोगेटिव सेंटेंस। समझ, अब एक बात सुनिएगा, इसका मैंने देखना है ये अब वॉइस में भी कौन से टाइप पर है। वॉइस की दो टाइप्स है, एक का नाम है एक्टिव वॉइस, दूसरी का नाम है एक्टिव वॉइस। का मतलब होता है जहां पर स्टार्टिंग में सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, फिर पैसिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट पहले, वर्ब बाद में, सब्जेक्ट। समझ गए बेटा? समझ गए? ऑब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट, ये किस में आता है? पैसिव में। ऑब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट किस में आता है? और सब्जेक्ट पहले हो, वर्ब बाद में हो, और आखिर में क्या हो, ये किस में आता है? समझ रहे हैं? सर ये कैसे है? देखो जरा, आई क्या बना बेटा? सब्जेक्ट। क्या बना? टीचिंग क्या है? वर्ब। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। अब क्या बना? एसवीओ बन गया। तो ये वॉइस कौन सी है? एक्टिव वॉइस। समझ गए बेटा? जब जब सब्जेक्ट आपको शुरू में दिखेगा, ऑब्जेक्ट लास्ट में नजर आएगा, इसे कहते हैं एक्टिव वॉइस। क्या कहते हैं? समझ गए बेटा? अब जरा इसको देखेंगे यहां पे। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? मैंने कहा आई गो टू स्कूल, आई गो टू, बताइए ये एक्टिव वॉइस है पैसिव है? बोलिए कैसे है? आई क्या है? वर्ब कौन सा है? गो। स्कूल क्या है? तो एस वी ओ आया तो क्या बनेगा ये? डन है बेटा? क्लियर है? अब मुझे ये सेंटेंस कौन सा है? असर्टिव है ना भैया? इसमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है, पूछी जा रही है? इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो कौन सा सेंटेंस बनेगा ये? एक होता है सवाल जिसमें क्वेश्चन करते हैं, जवाब। असर्टिव सेंटेंस होता है जवाब वाला। कौन सा होता है? जिसमें जवाब दिया जाता है। हमने कहा हम पढ़ा रहे हैं, ये तो जवाब ही है ना भैया। एक होता है आप क्या कर रहे हैं, हमने कहा हम पढ़ा रहे हैं, तो आपने पूछा आप कर क्या रहे हैं, तो वो था सवाल। ये क्या है? तो जवाब होता है ऐसे, सवाल है, इंटरोगेटिव। लेकिन अब ये जरूरी देखना है, आई गो टू स्कूल का मुझे बनाना है क्वेश्चन। क्या बनाना है? अब ये टेंस कौन सा है? ये सब्जेक्ट है। गो कौन सी वर्ब की फॉर्म है? बोलो बेटा कौन सी फॉर्म है? जब जब आपके पास वर्ब की पहली फॉर्म हो, क्या हो? या वर्ब की पांचवी फॉर्म हो। कौन सी फॉर्म हो? एक गो है, एक गोज है। गोज को बोलते हैं फर्स्ट फॉर्म, गोज, गो मतलब फर्स्ट फॉर्म, गोज मतलब, जब भी कभी जिंदगी में आपको दिखाई पड़े ना वर्ब की पहली फॉर्म और वर्ब की लास्ट फॉर्म, तो एकदम मेरी बात याद रखना, ये होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा होता है? याद रहेगा? बोलिए, वर्ब की या लास्ट में जो बनाती है, वर्ब की, मुंह भी तो खोलो बेटा, वर्ब की, शकील वर्ब की, शकीला की कसम बताओ वो लास्ट फॉर्म कौन सी है? फिफ्थ फॉर्म। तो ये इनमें से कोई एक फॉर्म आए तो टेंस कौन सा बनेगा? ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? बहुत बहुत शुक्रिया इरफान, आपकी दुआओं का और आपकी मोहब्बत का। आप बच्चों की ही वजह से हम यहाँ पर खड़े हैं। एक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, इससे बनता है प्रेजेंट सिंपल। क्या बनता है? तो ये बताओ ये टेंस कौन सा है? समझ रहे हैं? हिलना नहीं है, ये रहना है। बड़े सुशीलता के साथ मैं आप तक बेसिक पढ़ा रहा हूँ, और एग्जाम में आप जरूर शाइन करेंगे। इस बार जो रिजल्ट्स आए हैं वो भी आप ही की तरह थे। बोला करो साथ साथ में, याद रहेगा। बोलिए, ये कौन सी फॉर्म है वर्ब की?
फर्स्ट फॉर्म बनने से टेंस कौन सा आएगा? सेंटेंस कौन सा है? क्या बनाना हमने है? इंटरोगेटिव। क्या बनाना है बोलो? अब मुझे सवाल बनाना है इसी का। सवाल बनाने के लिए प्रेजेंट सिंपल में लाना पड़ता है, या तो डू आएगा या तो, बच्चे समझ रहे हैं आप? बोलो जी। प्रेजेंट सिंपल से बोलो, प्रेजेंट सिंपल अगर मुझे बनाना हो क्वेश्चन वाला सेंटेंस, क्या बनाना हो, तो मुझे लाना पड़ता है यहाँ डू या, समझ गए बेटा? अब मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। अब आई के साथ आता है डू या डज आता है? आई के साथ है बेटा डू। क्या आता है? अच्छा, डज किसके साथ आता है? ही, शी, इट के साथ क्या आता है बोलो बेटा? जो जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है? कल्ला है, उसके साथ आता है डज। आई होगा, वी होगा, यू होगा और दे होगा, इनके साथ क्या आता है बोलो बेटा? डू आता है। इतना भी मैं आपको गहराई से पढ़ाता हूँ, हालांकि ये बचपन का प्यार है। अब बताइए यहाँ पे क्या लिखूंगा बोलो? डू आई गो टू, क्या बन गया बोलो बेटा आप? बोलो बोलो शमा, क्या बन गया? इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया, मगर टेंस कौन सा रहा? प्रेजेंट सिंपल। समझ रहे हैं? सिर्फ मैंने आगे डू लगाया। क्या लगाया? तो यहां से मुझे अंग्रेजी का एक कायदा और मिला। आप नोट कर रहे हैं दिल में? हाँ, दिल में उतार दो इसको बेटा। डू या डज अगर सब्जेक्ट से पहले आएगा तो हमेशा क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है? और मैं एक और बात भी समझ गया ग्रामर की। जब जब सवाल आएगा प्रेजेंट सिंपल में, क्या आएगा? किसमें? प्रेजेंट सिंपल में। तभी लगता है डू डज, तभी लगता है। लेकिन इसके असर्टिव में डू डज कभी जिंदगी भर भी नहीं आए। किसी ने बोला आज तक आई डू गो टू स्कूल, ऐसा पढ़ा किसी में? ही डज गो टू स्कूल, ऐसा है? यानी कि प्रेजेंट सिंपल के, बोलो प्रेजेंट असर्टिव में कभी भी डू डज नहीं आता है। लेकिन असर्टिव के इंटरोगेटिव में डू और डज आता है, सब्जेक्ट से पहले। समझ में आया? अब ये तो था एक्टिव वॉइस में। बोलो जी बेटा। अक्सर कहते हैं शेर का बच्चा भी, बोलो ना, पुराने बुजुर्गों की कहावत है ना, शेर का बच्चा भी। ये बात सही है गलत है? शेर का बच्चा भी शेर ही होगा ना, और क्या होगा? आपको कोई शक लग रहा है क्या? अरे शेर का बच्चा कौन सा जंगली शेर यार? शेर का बच्चा भी। इस पर मैंने एक पैराबल पढ़ा है। पैराबल कहते हैं इंग्लिश में एक पैराबल वो बोलते हैं एक कहावत को, एक कहानी को। इस पर एक बहुत बड़े एक ये आपके लिए एक नसीहत भी है, और बहुत बड़े एक सूफी सेठ गुजरे हैं वेस्टर्न दुनिया में, जिनका एक शेर, वन कपलेट, जिसका लगभग मेरे तजुर्बे के मुताबिक और मेरी पढ़ाई के मुताबिक एक शेर हमारा यहाँ पर 2 मिलियन तक की कीमत रखता है। एक शेर उनका। अब खुद अंदाजा लगाओ ये शेर किस लेवल का होगा। बिकॉज आजकल हर बंदा लगभग, एक को छोड़कर दूसरा बंदा डिप्रेशन, माइग्रेन, टेंशन, ब्लड प्रेशर, इन बीमारियों में उलझा हुआ है ना। मेंटली तौर पे काफी ज्यादा परेशान रहते हैं आजकल, क्योंकि हमारी लाइफ काफी ज्यादा मटीरियलिस्टिक हो गई है। पुराने बुजुर्गों के पास कुछ था तब भी शुक्र होता है, शुक्र रब्बा तेरा, कुछ ना तब भी शुक्र है। आज हमारे पास सब कुछ चीजें अवेलेबल होने के बाद भी जुबान पर शुक्र आता, फिर भी हमारा कंप्लेनिंग नेचर है। तो जब जब ये कंप्लेनिंग नेचर होता है तो इंसान को दुख ही आता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम आपके लिए कितनी कोशिश करते हैं ये मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है। आप सब एक मैच्योर स्टेज पर है, आपको पता है कि जॉब्स अकेडमी में जो पढ़ाते हैं या टीम है कितना काम करती है। रात के 9 बजे तक भी हम यही होते हैं, काम ही है तभी रिजल्ट्स आते हैं, ऐसा नहीं होता। इसके बावजूद भी अगर किसी शख्स को कभी, अब 100% चीजें तो प्रोफेशन से किसी के पास नहीं ना हो सकती। इंसान है, कहीं ना कहीं लूप होल होता है।
बड़े बड़े सिस्टम में रहते तो हम तो किसी में खाते में नहीं आते। तो 100% परफेक्शन किसी बंदे को हम दे, अगर हम जान भी देंगे तब भी बंदा बोलेगा अभी आराम से निकलिए जान, थोड़ा और अच्छे से निकलती है तो मजा आता है। ये वो दौर है ना। यहाँ 100% परफेक्शन आप ला, लेकिन अपने से कोशिश है बेटर करने। तो जहां पर अगर आपको आपकी 99 चीजें पूरी हो रही है, एक में अगर कमी है, तो फिर इंसान को एक फॉरगिविंग नेचर रहना चाहिए, दरगुजर करना। हाँ कोई बात नहीं, अगर आज नहीं हुआ तो कल। अब सुनिए जरा ध्यान से, जिनका मैं नाम बता रहा था, जिनकी जो कपलेट है 2 मिलियन तक जिसका एक कीमत रहती है, उनका नाम है मौलाना रूमी अलैहिर्रहमा। रूमीज पोइट्री उसे कहते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में। आपने भी कहीं बार गूगल पे सर्च करा होगा रूमीज। इनका नाम था मौलाना जलालुद्दीन रूमी अलैहिर्रहमा। बहुत बड़े बुजुर्ग थे। इनका शेर जब दिल पे लगता है ना, तो दिल एकदम ठंडा हो जाता है, टेंशन कटी भी नहीं रहता है। आजकल वेस्टर्न वर्ल्ड इन्हीं के शेरों से अपने गम को दूर करते हैं। तो ये लिखते हैं, अपनी इनकी एक बुकलेट है, उनका नाम है मसनवी ये मौलाना रूम। उसमें लिखते हैं फारसी में। उसमें वो लिखते हैं कि एक दिन क्या हुआ, शेर का बच्चा जो था वो बकरियों के रेवड़ में चला गया। इन्हें हर्ड ऑफ शीप, हर्ड कहते हैं झुंड को, या फ्लॉक कहते हैं इंग्लिश में, हर्ड या फ्लॉक, झुंड को बोलते हैं। इट इज ए कलेक्टिव नाउन। क्या बोलते हैं बेटा इसको? असल में सीखना ग्रामर भी। तो वो बेड़ू में गया या बकरियों में गया, कौन? शेर का। जब उनमें गया, अब छोटा बच्चा था, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको आदतें बकरियों की लग गई। अब वो उस अंदाज से गरजता नहीं है, शेर की अपनी पहचान है ना। तो अब बकरियों के साथ रहता है तो उसकी आदतें वैसी हो गई। अब वो बिल्कुल भी सुशीलता, बड़ी नरमी के साथ उनके साथ पेश आता रहा। हालांकि बकरियों के अंदर है, वो बकरियों को नहीं खाता है, मगर शेर का बच्चा। तो एक दिन क्या हुआ, वो दरिया के किनारे जा रहा था बकरियों के साथ, तो उससे जब अपनी शक्ल पे नजर पड़ गई ना पानी में, उसने कहा यार हम तो अलग है, हम तो बकरी है ही नहीं, हम तो क्या है। एकदम ही नजर पड़ गई तो उसके अंदर वो, जैसे ही वो अपनी फितरत वापस आई ना, एकदम वो अपनी आवाज में गरजने लग गया। सारी बकरियां रफ्फू चक्कर हो गई। आप समझ रहे हैं बात को? इससे एक कहानी का एक हिस्सा समझ में आया, इंसान को अपनी पहचान याद रखनी चाहिए। आपको अपनी हसीयत का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो जब आप अपनी पहचान को याद रखेंगे तो आप तरक्की पे जाएंगे। वंस यू फॉरगेट योर बेसिक फाउंडेशन, तो आप तरक्की नहीं, आप जीरो हो जाएंगे। am I right? इसीलिए कहते हैं अपने दूसरों को कॉपी करने में इज्जत नहीं है। डू समथिंग यूनिक इन लाइफ, समझ रहे हैं आप, तो आपका नाम बनेगा। तो ये मुझे बात याद आई थी, शेर का बच्चा शेर होता है। अगर इसका बाप एक्टिव है, क्या है बोलो, ये बनाया मैंने कहां से? इसी से बनाया, बोलो ना। SR2 से क्या बनाया? बाप क्या इसका है, तो बच्चा भी क्या होगा? समझ गया? ये भी एक्टिव वॉइस है। इसीलिए बोल रहा था मैं, शेर का बच्चा भी शेर ही होता है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर नहीं होता है, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर, सरकारी मुलाजिम का बच्चा सरकारी मुलाजिम हो भी सकता है, और इट इज नॉट ट्रांसफरेबल। मैं आपको भी नसीहत करूंगा, आप में से जो बच्चे पढ़ रहे सरकारी नौकरी के लिए, अगर आपको नौकरी नहीं मिली, वैसे ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, पोस्टें कम होती है, पढ़ने ज्यादा आते हैं। अब हर एक को तो मिल नहीं सकती ना, ये सही बात गलत बात है। लेकिन जो स्किल आपको दे रहा हूं मैं, आप खुद अपना एक सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं, समझ रहे हैं? अगर इसका बाप क्या है, तो बच्चा क्या बनेगा? समझ में आया? तो जिसका असर्टिव एक्टिव है, इंटरोगेटिव भी। अब आप सुनिए, इसका पैसिव करना आपको आता है। पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, पहले लाते हैं ऑब्जेक्ट को, फिर वर्ब, और फिर, लेकिन आपको सबसे पहले ध्यान देना है इधर। यहां ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, बोलो बच्चों? इनडायरेक्ट है, क्या है?
मैंने आपसे कहा था ना, मैंने कहा था ना ऑब्जेक्ट दो तरह का है। अरे समझ रहे हैं? ऑब्जेक्ट किस तरह का है? एक का नाम है डायरेक्ट, एक का नाम है, दूसरे का नाम है डायरेक्ट। में क्या होता है? मेरा ये स्टाइलस है, ये मेरा हाथ है, मैं इस पे लिख रहा हूं ना, तो डायरेक्ट काम हाथ की हथेली पे हो रहा है। लेकिन किस में हो रहा है? हॉल में, क्लासरूम में। तो क्लासरूम क्या बनेगा? इनडायरेक्ट। हथेली क्या बनेगी? मैं लिखता किस में हूं? बोर्ड पे। बोर्ड क्या बनेगा? पढ़ाता किस में हूं? क्लास क्या बनेगी? समझ गए? जिस पर काम होता है, बोलो जिस पर, आवाज नहीं आ रही, जिस पर क्या बनेगा? वो डायरेक्ट। जिसमें काम होता है वो क्या बनेगा? किचन में काम होता है, किचन क्या बनेगा? स्कूल में पढ़ा जाता है, स्कूल क्या बनेगा? पढ़ते क्या है? किताबें, किताबें क्या बनेगी? डायरेक्ट। समझ गए? अब जिस जिस वॉइस में दोस्तों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है? और डायरेक्ट गायब है, डायरेक्ट उसका पैसिव बनता, उसका पैसिव बनता। जब बाप का पैसिव नहीं बना, बच्चे का काहे बनेगा? बोलिए ना। अरे बाप बच्चे को बेच रहा है, बेटा जाओ दुकान से सिगरेट लेके आओ, तो क्या अजब है कि बच्चा भी सिगरेट पीने लग जाए? बोलिए, बोलिए ना। बाप या माँ हो, बच्चे के सामने फोन आया, माँ बाप ने कहा फोन आया, कहाँ हो? अजी हम मेन रोड पे खड़े हैं। तो बच्चा कल को क्या सच बोलेगा या झूठ बोलेगा? क्योंकि आपने खुद उसकी नींव तबाह कर दी है। बाद में यू आर कंप्लेनिंग ऑलवेज के बच्चे आजकल हमारी नहीं सुनते। तुमने कब सुना? हाँ तुमने भी सुना होता, ये दिन देखने नहीं पड़ते। दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ। समझ गए? मैंने तो ऐसा कभी एग्जाम्पल में नहीं देखा अपनी पूरी इस उम्र में कि जिसने माँ बाप की खिदमत और सेवा करी हो वो तबाह हो गया हो। मुझे एक एग्जाम्पल आप ला के दिखाओ जिसने अपने गुरु का सम्मान करा हो, आदर्श किया हो और वो बिगड़ा हो। आई हैव नॉट सीन एग्जाम्पल टिल नाउ। तो अब जिसके बाप का पैसिव नहीं होगा, बच्चे का हो सकता है, तो इसका मतलब है इसकी भी पैसिव। कितने लोग ग्रामर को दिल में उतार दिए? अरे समझ में आया जी? स्वाद आ रहा है? ये तो थी इसकी बात कि जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। अब मैं दोबारा एक जुमला लिखता हूं। आर यू प्लेइंग क्रिकेट? क्या आप क्रिकेट खेल रहे हैं? हो नहीं है बोला करो। क्या आप क्रिकेट खेल रहे हैं? क्या आप क्रिकेट खेल रहे हैं? ये क्या है? सवाल है जवाब है? सवाल है। अब मुझे एक बात बताइए, पहले इसका बाप चेक करते हैं। इसका बाप कौन होगा? बोलो शाबाश। ये हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? यू से बाप बनाने के लिए यू के पार्ट डालना पड़ेगा। बोलिए बोलिए शाबाश। समझ में आ रहा है ग्रामर? ग्रामर की जड़ें दे रहा हूं बेटा। ट्रस्ट में, अगर घर पे ही पढ़ाओगे ना, खुद रिवाइज भी हो जाएगा, पैसा भी आएगा। मजाक के बिना बोल रहा हूँ। और आपको दुनिया तारीफ करेगी पढ़ा कहां से है। पढ़ाओगे ना, एक तो खुद रिवाइज होता रहता है, पैसा भी आएगा, खर्चा पानी भी और रिविजन भी। यू आर प्लेइंग क्रिकेट। यू आर प्लेइंग, क्या कर रहे हैं आप? हाँ हम क्रिकेट खेल रहे हैं। ये क्या है? क्या आप क्रिकेट खेल रहे हैं? इसको क्या बोलेंगे? एसर्टिव। क्या बोलेंगे? अगर किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है बच्चे की पहचान ढूंढने में, तो अक्सर लोग देखते हैं माँ बाप कैसे है। Am I right? अगर आपको कहीं रिश्ता करना हो किसी लड़के से लड़की से, आप क्या देखते हैं? खानदान देखते हो ना? अरे नहीं देखते हो क्या? बेटा प्यार और चीज है, शादी और चीज है। प्यार करने में बंदा कुछ नहीं देखता है, कौन सिर्फ एक शक्ल देखता है। और किसी और गोले से आया हो तो फिर मोहब्बत शुरू। लेकिन जब रिश्ते की बात हो तो इंसान पूरी 7 नस्लों का
कच्चा लीडर देखता है कि क्या सिस्टम है, घर कैसा है? देखने वाले आ जाते हैं कि टाइलें लगी है कि नहीं लगी है, अरे छत कैसा है। यकीन मानो हर चीज देखी दे। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, ये तो अलग सवाल है, इसको तो आप हल करिए। मैं बोल रहा हूँ देखते हैं कि नहीं देखते, लेकिन प्यार के टाइम ही देखते हैं। कौन बंदा अंधा हो जाता है, सर हमको कुछ नहीं दिखाता उस वक्त। आइए, आप समझ गए। अब आपको अगर किसी का, देखो ये बच्चा है ना बेटा, ये है उसका फैमिली। अब बच्चा एक्टिव है या पैसिव है? बच्चा एक्टिव है या कौन देखेगा? आपको पापा देखना पड़ेगा। एम आई राइट? को रिलेट द एग्जाम्पल्स इन लाइफ। बच्चा क्या है ये देखने के लिए बाप को देखना पड़ेगा। बोलो सही है? आपको यहां से अंदाजा देखना हो तो ये यू आर प्लेइंग क्रिकेट क्या बनेगा? क्या बनेगा? और दूसरी बात, क्या ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये क्या है? तो ये इसका बाप क्या है? एक्टिव वॉइस है। क्या है? तो बच्चा भी एक्टिव वॉइस ही होगा। अरे समझ गए? अगर आपको देखना हो बच्चा एक्टिव वॉइस में है या नहीं तो क्या देखेंगे? बच्चा शरीफ है या खतरनाक है तो क्या देखते हैं? बाप और माँ दोनों को देखते हैं, सिर्फ बाप को नहीं ना हो, वहां खानदान में दोनों चीज दिखती है ना? दोनों साइडें देखते हैं ना, पूरी फैमिली को देखते हैं। इवन तो आपके खानदान में भाई बहन कैसे है, कल को यहाँ आना है कहीं ऐसा ना हो कि भाई या बहन खतरनाक हो तो फिर रहना वहना मुश्किल हो जाएगा। और आजकल अलग एक सिस्टम है, हमें बच्चा अकेला चाहिए, इसका कोई नहीं है। मैंने कहा फिर यतीम खाने में या अनाथ आश्रम में शादी करनी चाहिए, कि उसी का तो कोई नहीं ना होगा। अब कहाँ प्रैक्टिकल लाइफ में आदमी अपने माँ बाप को, बहन भाई को छोड़ के शादी करेगा? ये भी एक अलग सी हवा चली है। आपने शायद इसको महसूस किया कभी कि भैया जी हमको क्या चाहिए? लड़का चाहिए। ज्यादा लोग, फैमिली बड़ी नहीं होनी चाहिए। सुना है ऐसा कि नहीं, या अकेले मैं ही सुनाता हूँ? सुना है ना? मुझे आप ये बात बताइए कि जिसके आप फैमिली वाले वो उनको क्या करेगा? छोड़ेगा क्या? नहीं ना। अब जो अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को छोड़ सकता है मोहतरमा, वो आपको भी छोड़ सकता है। और जो किसी के प्यार में अपने माँ बाप को कोर्ट में घसीट सकती है, तुमको भी। ये बात बड़ी गहरी बात है और ये पते की बात है। जिस लड़के को 30 साल तक जिसने माँ बाप ने पाला पोसा हो, 40 साल तक बूढ़े माँ बाप की जुर्रियां और सफेदी नहीं दिखी, साहब तुम्हारा ये क्या दिखेगा उसको? राइट? ये बाप क्या इसका असर्टिव है, तो ये भी क्या आएगा? अब इसका चेंज करना है। सुनिए जरा, सुनिए, मैं उसको चेंज करूंगा, ये खुद ब खुद हो जाएगा। माँ बाप अच्छे हों, अच्छे इन द सेंस, माँ बाप तो सारे अच्छे होते हैं, अच्छे इन द सेंस कि बच्चे को ग्रूमिंग अच्छी कर रहे हैं, बदतमीजी नहीं करते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, समझ गए आप? झूठ नहीं बोलते बच्चों के सामने, इस पर्सपेक्टिव में अच्छे बोल रहा हूं मैं, वरना तो सारे अच्छे ही है। अब बाप को मैं अगर सही करूंगा तो बच्चा खुद होगा। बोलो ना। अगर हम और आप अच्छे होंगे तो हमारी जनरेशन भी अच्छी होगी ना। हम ही डाकू निकले तो, है ना, तो बच्चे क्या होंगे? इसका क्या करेंगे? बोलो, क्रिकेट पहले आएगा, फिर क्या आएगा? इज। यहां तक क्लियर हो गया? ये बाप का पैसिव बना। बोलो बेटा, इस पैसिव में से ये किसका पैसिव है? अब्बा का। तो बच्चे का क्या बनेगा? सिंपली इसमें से इज बाहर निकालेंगे, इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय, ये आपका आंसर हो गया। समझ गए बेटा? इसका आंसर ये आ गया। कितना आसान है, कितना आसान है। आपने इसके बाप को पैसिव में बदल दिया,
बाप को अच्छा कर दिया, बच्चा खुद अच्छा हो गया। माँ बाप अच्छे हों तो बच्चे की ग्रूमिंग भी लाजवाब होती है। राइट? जो माँ बाप खुद नशे करते हो, ड्रग एडिक्टेड हो, शराब पीते हो, तो कैसे बच्चे की तरबियत अच्छी हो सकती है? हो सकती है? बच्चा खुद सीखेगा ना। या ये शाम को आते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उसके दिमाग पर साइकोलॉजिकल इफेक्ट तो वैसा ही आएगा। इसलिए कहते हैं जब मियाँ बीवी को आपस में कोई लड़ाई हो, झगड़ा हो, तो बच्चों के सामने क्यों? वो सारा कॉपी करेगा। ये सौरभ भैया इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगला स्टेज आपका यही है। क्योंकि नौकरी के बाद क्या है भैया जी? सीधे प्यार से बोला करो, आपकी धर्म पत्नी आएगी, इज्जत से बोला करो, है ना? फिर आपकी संतान होगी, फिर आपको बोलेंगे पापा ले जाइए। क्या बोलेंगे सौरभ भैया आगे से? हैं? जी इरादे आपके बड़े लाजवाब है। नहीं, नेक ही है। पहले इनके इरादे थे शादी नहीं करनी, मेड रखनी है। उस पर भी मैंने इनको बताया कि बेटा उससे इज्जत खराब हो जाएगी, समाज में रहना मुश्किल होगा आपके लिए। तो फिर बोले नहीं करूंगा सर। अब आगे देखिए पता नहीं क्या इरादा होगा। हंसी खुशी के साथ समझ में सारा आया? पूरा समझ में आया? एक और जुमला लेते हैं। वर यू वॉशिंग ए कार? क्या आप कार को धुल रहे थे, साफ सफाई कर रहे थे? क्लीन और है, वॉश और है ना? क्लीन का मतलब साफ सफाई, वॉश का मतलब सिर्फ धुलना। क्या आप गाड़ी को धुल रहे थे? ये सवाल है ना। अब चेक करते कौन ये एक्टिव है या किसको देखेंगे? अरे भैया रिश्ता करना है ना, किसको देखेंगे? खानदान को। इसका खानदान कैसे बनेगा बोलो? यू वर वॉशिंग अ कार। मैं आपको ये लोकल एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको अंग्रेजी बोझ न लगे, दिल में उतर जाए। अब बताइए पहले क्या आया, फिर क्या आया? तो ये इसका बाप क्या है? एक्टिव है, तो बच्चा भी क्या बनेगा? समझ गए? सिर्फ याद रखो, बोलो मेरे साथ, क्वेश्चन बनाने के लिए बोलो, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना है, सब्जेक्ट से, और असर्टिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद रखना है। ये पॉइंट मेरी लिखा करो कॉपी पे, जो मैं बोलता हूं ना, लिखो ना। जान, जानू, सोनू, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होगा तो क्या बनेगा? असर्टिव। और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट होगा तो क्या बनेगा? आपको मैं कोई रूल पढ़ाता ही नहीं हूं, मैं आपको प्रैक्टिकल ग्रामर सिखाता हूं, मैथ की तरह कि कैसे बदलना है। रूल भूल जाएगा, ये नहीं भूलेगा। छक्के उड़ाओगे आप अंग्रेजी में, लेकिन एक बार आप सही से इसको पकड़े तो सही। यू वर वॉशिंग ए कार, ये क्या बनेगा? बेटा समझ गए? समझ गए? बहुत नरमी के साथ मैं आपको पढ़ाता हूं ताकि आपको चीजें आसानी के साथ समझ में आए। ये मैंने इसका एसर्टिव कैसे बनाया? यू के बाद में हेल्पिंग वर्ब लाया, वर। क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को यू से, इतना ही किया या कुछ और किया? इतना ही किया। अब ये क्या बना? एक्टिव वॉइस क्या बना? तो बच्चा भी क्या होगा? इसका पैसिव बना दूं? कैसे बनेगा?
a car was being washed by a car was being washed by, आपको पता है ना कॉन्टिन्यूस में बीइंग लाना पड़ता है, क्या लाना पड़ता है, ऑब्जेक्ट को पहले लाया, कार का काम खींच के इधर लाया, फिर पास्ट में क्या रखने के लिए वाज लाया, कि कार अकेली है ना तो वाज आएगा, अगर ज्यादा होती तो वर आता, तो बीइंग तो लाना पड़ेगा, वॉश इसकी थर्ड फॉर्म है, बाय यू तो सेम रहेगा। अब मुझे बताओ ये बाप का पैसिव है, क्या है, लेकिन बच्चे का पैसिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाज को लाना पड़ेगा आगे, तो क्या आएगा, वॉज ए कार बीइंग वॉश्ड बाय। अब आप मेरी जान सुनो, एक बात बड़ी प्यार से बोल रहा हूं, एक चेहरे से उतरती है नकाबे कितनी, अभी ये लिखना नहीं बाद में, पहले सुनो यहां तक। हमने क्या कहा कि आपको मैंने सिखाया, ये क्या था, इंटरोगेटिव में एक्टिव वॉइस क्या थी, ये पैसिव में आपको क्वेश्चन को क्वेश्चन ही रखना है, यानी कि आपने इंटरोगेटिव एक्टिव वॉइस को इंटरोगेटिव पैसिव बनाना है, क्या बनाना है। अब ये क्वेश्चन वाला एक्टिव है ना, ये क्या है, ये पैसिव वाला एक्टिव है, समझ में आया। आपको वॉइसेस में सेंटेंस को बदलना, अगर ऊपर सवाल है एक्टिव में तो पैसिव में भी सवाल ही रखना है, समझ गए, एक्टिव में सवाल तो पैसिव में भी सवाल, बदलने की जरूरत, समझ गए बेटा। और यहां तक मुझे एहसास है कि जो मैं पढ़ाया एक एक लफ्ज आपके दिल पे लिखा गया हो, शर्त यह है कि अगर आपने पूरी तवज्जो से मुझे सुना हो, वरना ये होता है कि फिजिकली बंदा सामने बैठा हो, दिलो दिमाग किसी और जगह घूम रहा हो, फिर मुश्किल है। 100% जब आप यहाँ पर हो तो फिजिकली एज वेल एज मेंटली आप यहाँ पर रहा करें, ठीक है। अब मैं कुछ सवाल एक दो लेता हूं, उसके बाद मैं आपसे रुखसत चाहूंगा कि जो पिछले साल पेपर में पूछे गए थे इन पे मैं बात करूंगा। एक सवाल पूछा गया है, बेटा देखिए जरा ध्यान से, ये सवाल एसएससी का पूछा है और इसी तरह का सवाल आपके जेकेपी कांस्टेबल में और लद्दाख के बोर्ड में आ सकता है। सवाल देखिए, इंडियन आर्मी एयरलिफ्टेड थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम यूक्रेन। मैं लिखता हूं, आप धीमे धीमे तरीके से समझेंगे। हमारी महान आर्मी इंडियन आर्मी लिफ्टेड thousands of people, क्या लिखना है, एयरलिफ्टेड बेटा, इंडियन आर्मी एयर thousands of people from Ukraine, from एसएससी का सवाल है ये, गौर से मेरी बात सुनिएगा तसल्ली के साथ, मैं समझाऊंगा पूरे डिटेल में एसएससी क्या पूछता है। हमारी महान फौज, हमारी इंडियन आर्मी, जिसमें हमारे बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं पिछले सालों में, और इस साल भी उम्मीद है टेरिटोरियल आर्मी में हमारे बच्चे एक और जबरदस्त स्कोर करेंगे। हमारी ये इंडियन आर्मी का पुराना जो नाम था वो था आजाद हिंद फौज। क्या नाम था, इसे बनाने वाले थे सुभाष चंद्र, ये मालूम है आपको, और इसका पूरा नाम है इंडियन नेशनल आर्मी, INA। क्या नाम है, अब जरा गौर से सुनेंगे मेरी बात। यहां यूक्रेन और रशिया के इस वॉर में हमारी इंडियन फौज ने, हमारी इंडियन आर्मी ने बहुत जबरदस्त काम किया है, और हर बार जहां पर भी कुछ क्राइसिस होती है तो हमारी इंडियन आर्मी, हमारी महान फौज आगे आगे होती है। चाहे इस साल अगर हम यहाँ जम्मू कश्मीर के फ्लड्स की बात करेंगे तो जो पुल आम बनाने वालों को साल हर साल लगते हैं,
हमारी बेहतरीन आर्मी ने उसे चंद घंटों में बना दिया है। समझ रहे बेटा? तो ये पार ही है, ये स्ट्रेंथ ही है। और हमें खुशी और फख्र तब होता है, बहुत ज्यादा होता है, जब हमारे बच्चे हमें वर्दी में फोटो भेजते हैं कि सर ये देखो आपका सपना पूरा हुआ है। मैं दिखाना चाहूंगा आपको हमारे बच्चे किस तरह से वर्दी पहनते हैं, और आपको मोटिवेट करता हूं कि आप भी इस तरह से अगर मेहनत करेंगे तो यकीनन एक दिन आएगा आप भी इन्हीं बच्चों की तरह जो है आप चमकेंगे। आई विल शो यू द फोटोग्राफ। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। ये देखो, ये हमारे इसी क्लासरूम में एक बच्चा है। ये देखिए आप किस तरह की ये वर्दी पहन के फिर फोटो भेजते हैं। ये देख रहे हैं आप? हमारे लिए यही फख्र की बात है, और ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। ठीक है, आम जॉब करना, सिर्फ अपने लिए जॉब कमाना और होता है, और खुद की जिंदगी में बहुत सारे घरों में जॉब पहुंचाना और होता है। समझिए बेटा? अब सुनिए, इसी तरह से आप भी, मुझे उम्मीद है आप वर्दी पहनेंगे, अच्छे ऑफिसर, अच्छे फौजी की तरह अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम, हमारा और देश का नाम आप रोशन जरूर करेंगे। और जब आप सर्विस करेंगे तो डॉक्टर से एक ओथ लिया जाता है, उसको बोलते हैं हिप्पोक्राइट ओथ। हिप्पोक्राइट, जो हिप्पोक्रेट्स था ना, हिप्पोक्रेट्स समझते हैं आप? बहुत बड़े फिलोसफर थे। मेडिकल साइंस में जब डॉक्टर आप डिग्री पूरा करते हैं तो उसको बोलते हैं हिप्पोक्रेट्स ओथ। ओथ कहते हैं कसम को। तो डॉक्टर से कसम उठाई जाती है कि जब आप खिदमत करोगे तो उस वक्त आप रिलीजन देखकर आप सेवा नहीं करोगे। समझ में आया? तो जब भी आप पुलिस में जाएंगे, आप आर्मी में जाएंगे, तो वहां पर भी आपको इस तरह का प्लेज लेना पड़ता है कि सर्विस के आगे आपको ये सब चीजें देखने की जरूरत, इररेस्पेक्टिव ऑफ कलर, क्रीड, कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, आपको सर्विस टू द ह्यूमन काइंड, सर्विस टू द मैन काइंड करना है। राइट? इस तरीके से आपके सर, आपके फैकल्टी लोग करते हैं। हम जिस मोहब्बत से आपको पढ़ाते हैं, यही काम आपने तब करना है जब आप सर्विस में होंगे। समझ गए बेटा? अब बात सुनिएगा। बात है हमारी इंडियन आर्मी की। एयर लिफ्टेड थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम यूक्रेन। यहां ये थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है ना, ये है हमारा सब्जेक्ट। क्या है? इंडियन आर्मी क्या है? या मैं इस तरह से करूंगा, इसको मैं मानता हूं सब्जेक्ट, और इसको मानता हूं, ऐसा भी होगा। काम करने वाले कौन यहां पर है? किनको उठाया? कहां के पीपल को? तो यूक्रेन के लोगों पर काम किया। जिसने काम किया, एयरलिफ्ट करा, वो हमारी इंडियन आर्मी है। तो इंडियन आर्मी क्या बनेगी बोलो? सब्जेक्ट। क्या बनेगी? यूक्रेन के पीपल क्या बनेंगे? ऑब्जेक्ट। तो ये वॉइस कौन सी है? बोलो बेटा, कौन सी है? एयरलिफ्ट क्या है? ये वर्ब है बेटा। क्या है? तो क्या बना? एक्टिव वॉइस। तो जाना कहां है? अब पैसिव में सबसे पहले क्या लाएंगे? ऑब्जेक्ट में क्या आएगा? थाउजेंड्स ऑफ पीपल। थाउजेंड्स ऑफ, एक सेकेंड, ये एयर लिफ्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, थर्ड है? एक होता है एयर लिफ्ट, लिफ्ट होगा तो बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लिफ्टेड क्या है? वर्ब की। तो टेंस कौन सा बना? पास्ट सिंपल। कौन सा बना? अरे समझ रहे हैं? पास्ट सिंपल है। तो पास्ट सिंपल को जब पैसिव में चेंज कर देते तो क्या आता है? अब यहाँ पे अब दो आएगा, या तो वाज है या तो, अब बताओ ये एक लोग है या बहुत सारे लोग हैं? थाउजेंड्स ऑफ पीपल। क्या आएगा? एयर लिफ्टेड की थर्ड फॉर्म भी क्या है? एयर लिफ्टेड। थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर एयर लिफ्टेड बाय इंडियन आर्मी फ्रॉम, या ये भी हो सकता है, देखो बेटा, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर एयरलिफ्टेड फ्रॉम यूक्रेन बाय इंडियन आर्मी, ऐसा भी हो सकता है। हमें ऑप्शन की ओर आता हूं। समझ गए? दिल में उतरा? चलो, अब इसमें देखेंगे तो ऑप्शन में लिखा है, जरा गौर कीजिएगा मेरी बात का। यहां पर मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल। ज्यादा अच्छा रहता है कि सब्जेक्ट को कहां रखना है? बोलो बेटा, लास्ट में। वर एयरलिफ्टेड फ्रॉम यूक्रेन बाय,
क्या बात है। तो यहां से थाउजेंड्स ऑफ पीपल को एयरलिफ्ट किया था हमारी महान फौज इंडियन आर्मी ने। अब जरा एक ऑप्शन देखिएगा, अब आप खुद बोलेंगे आंसर क्या आएगा। थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैड बीन आएगा, नो सर। थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव बीन आएगा, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर एयरलिफ्टेड आएगा, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर एयरलिफ्टेड फ्रॉम यूक्रेन बाय इंडियन आर्मी। कौन सा सही है? फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ गए? कुछ नहीं, आपके सामने ग्रामर है, आप इसकी अच्छी खासी मुरम्मत करेंगे, लेकिन यह है कि जो मैंने पढ़ाया है इसे दिलो दिमाग में उतारना है। और यहां पर मैं आज के सेशन को मुकम्मल करता हूं। समझ में आया जी? समझ में आया? कितना मुश्किल है जलाना इसी रास्ते में चिराग, कितना मुश्किल है जलाना। आपको लग रहा है मुश्किल है, आसान है? अभी बाहर आप रोड पे रखो कोई कैंडल या हवा में रखो बाहर, कितना मुश्किल है जलाना, उसको देख रखना पड़ेगा। कितना मुश्किल है जलाना किसी का फ्यूचर बनाना, कितना मुश्किल है बनाना या जलाना किसी रास्ते में चिराग, और कितना आसान है हवाओं को इशारा करना। समझ गए? जो आपके दोस्त बनते हैं वो हवा का काम करते हैं, और मैं खुद भी जलकर आपको जलाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका फ्यूचर बने। तो रिफ्रेन फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शंस, फोकस ऑन योर करियर, एंड व्हेन यू कम अप विद द फ्लाइंग कलर्स, तो जो आज आपसे दूर भाग रहे हैं वो कल आपके करीब आएंगे। समझ गए सौरभ भैया? जो आपने मुझे गाना सुनाया था ना, इंतकाम। लव यू ऑल, टेक केयर।